अरुण भाई सर, अब मैं इसी बात पे सीधे आ जा रहा हूं। आज पेपर में एक तरह से क्या, पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन ने यह स्वीकार किया है कि उसकी साइट पे ये सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो मूल प्रश्न से भाग रहा है इलेक्शन कमीशन कि आप अगर एक सीआईडी इंक्वायरी जो 18 बार आपको चिट्ठी लिखी है, आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तो यक्ष प्रश्न की तरह उनको दौड़ाता रहेगा। उनको बताना होगा कि वो इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। और साथ में मैं इस बात को इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं, और साथ में इस मामले को बीजेपी किसी तरह से पीछे ढकेलना चाहती है। उसमें वो कभी मां का रोना ले आएगी, कभी क्या क्या ले आएगी। मुझे मतलब ये सुन के दुख हुआ कि इस तरह के मां को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी फैमिली को सामने लाके उसके पीछे खुश, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब 3.5 घंटे का इंटरव्यू देके अपनी फैमिली के व्यक्तिगत परेशानियों को आगे लाके और उस तरह से उसके पीछे छुपने की कोशिश की है, जो मेरे हिसाब से नहीं करने की जरूरत है। हम सबकी कुछ ना कुछ अपनी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, लेकिन मूल रूप से ये इंपॉर्टेंट इशू है। इस पे क्या इलेक्शन कमीशन चुप रह जाएगा तो वो लोगों के गुस्से को भुला देंगे। लोग ये भूल जाएंगे कि यहां बेईमानी हो रही है, क्योंकि बिहार में लोगों के नाम कटे हैं, कम लोग वोट देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस सारे उस पे आपकी एक टिप्पणी कि ये जो इलेक्शन कमीशन की स्वीकारोक्ति आई है कि हाँ ये गड़बड़ हो सकती है। अरुण जी। जी सर, मैं आपको बता दूं, थोड़ा रेक्टिफाई कर दूं मैं आपको कि बीएलओ जो होता है वो एक पोलिंग स्टेशन का एक बीएलओ होता है। हाँ, अब उसमें 1200 वोट, आपने कहा 250 वोट पर होता है। नहीं 250 वोट नहीं। मैं शायद फिर से दर्शकों को समझा दूं जी। एक बीएलओ एक पोलिंग स्टेशन का होता है। 250 वोट मैंने कहीं नहीं कहा है। एक बिहार में ये कहा गया है कि एक पोलिंग स्टेशन में 1200 से ज्यादा वोट नहीं है, क्योंकि दूसरे राज्यों में कहीं कहीं 1400-1500 वोट भी हो गए हैं। तो जो कैप है वो 1200 का है, जो आइडियल सिचुएशन वो बिहार में है जी। 250 पे नहीं, 1200 पे एक होता है। और एक नया, अब खैर वो कम करके फिर और उलझ जाएंगे। पहले बीएलओ जो है वो एक पोलिंग स्टेशन पे एक ही बीएलओ होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं से सरकार द्वारा नियुक्त कि नहीं, उसकी नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट के किसी ना किसी स्कीम में जरूर होगी। वो सर, यही मैं क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा था कि जो बीएलओ होता है ना तो वो टेम्परेरी होता है और ना ही वो कच्चों में होता है, ना वो कॉन्ट्रैक्ट का होता है। वो पक्का एम्प्लॉय होता है, उसका प्रोविडेंट फंड होता है और उसी को रखा जाता है जिसकी चुनाव आयोग ने पूरी ट्रेनिंग कर दी हो। और बीएलओ कभी बदला नहीं जाता, 10-10, 20-20, 30-30 साल चलता है वो। उसको पता होता है कौन से किनारे में झूठे वोट हैं और कौन से किनारे में झूठे वोट नहीं है। मैं बात कर रहा हूं बीएलए की, वो हमेशा पार्टी का होता है और उसका कानूनन ना कोई दायित्व होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है। वो सिर्फ इसलिए होता है अंदर बैठा हुआ कि जाली वोटिंग ना हो, वो पहचान दे। अब मैं बात करता हूं मुद्दे की। आपने दो चीजें पूछी हैं सर। अभी जो आप इंटरव्यू की बात कर रहे हैं ना चंद्रचूड़ साहब की, वो मैंने भी सुना है, जो देसाई साहब ने दिया, सर देसाई साहब ने दिया है। उसमें उन्होंने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए थे जिसका वो जवाब नहीं दे पाए थे, और उन्होंने माना था कि जो अधिकार है वो जमानत का है, जेल अपवाद है। अब व्यास सर बैठे हैं, अब उनके सामने अगर हम बढ़ चढ़ कर बोलेंगे तो मूर्ख कहलाएंगे। और सही बात यह है कि कल रात मैंने एक अजीत अंजुम साहब का वीडियो देखा प्रदीप शर्मा जी के साथ का, जिसमें 38 मिनट का वो वीडियो था, जिसमें खुल्लम खुल्ला बताया गया था कि मानसी सोनी की पूरी लाइफ की हिस्ट्री बताई गई थी, और उस समय कैसे कैसे आईपीएस लोगों को, आईएएस लोगों को कैसे कैसे जेल में डाला गया। और यह मान लिया गया कि एक क्लिप कहीं प्रदीप शर्मा जी के पास है। उस शक के आधार पर उनको जेल में डाला गया, 16-18 महीने जेल में रखा गया। और ये वो उन्होंने, अगर आप वो 11 साल पुराना वो वीडियो है, उस समय न्यूज 24 पर काम करते थे, वो एडिटर थे,
तो उस समय का अगर वीडियो देखोगे तो आपके दिमाग से यह भ्रम जाता रहेगा कि साहब इनमें कोई नैतिकता है। कोई नैतिकता नहीं है। ये अपने झूठ को, अपने फरेब को, अपने मस्खरेपन को किसी भी रूप में जाकर छिपा लेंगे, किसी हद तक भी जाएंगे। आपके हर एक एपिसोड में मैं कहता हूं कि ये गटर के उस किनारे तक जाएंगे जो बिल्कुल अंदर होता है, जहां सिवाय मल का कुछ होता ही नहीं है। इनको आदत है वही सूंघने की। अब आपने पूछा है कि साहब 18 बार, मैं आपको थाने का सिस्टम बता देता हूं। हर एक थाने में एक सब इंस्पेक्टर होता है जो सीआईडी के अंडर आता है। वो सिविल वर्दी में होता पुलिस का है, सब इंस्पेक्टर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है। वो समय समय पर सारी रिपोर्ट्स भेजता है। चुनाव से पहले भी वो रिपोर्ट भेजता है कि ये वाली सीट एमएलए की आपके यहां आने वाली है या नहीं आने वाली। व्यास साहब अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि वो स्ट्रक्चर का हिस्सा रहे हैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। और ये हिस्सा कब से सड़ गल गया था, ये मैं ठोक बजा के बात बोल रहा हूं। ये कब से सड़ गया था ये आपको भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि इसकी सड़ांध धीरे धीरे बड़ी है, घटी नहीं है। अहमदाबाद का अगर आप याद करें तो कैसे कैसे रेप किए गए, कैसे कैसे मुसलमानों के मर्डर किए गए, वो आप भूल गए होंगे। और आप ये भी भूल गए, एक नीरजा चौधरी हमारी हैं, उन्होंने अपनी किताब में साफ लिखा था कि प्रधानमंत्री रहते हुए कैसे अटल बिहारी वाजपेयी एक महिला को अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखते हैं और उनके उससे संबंध क्या थे। आप सब कुछ भूल रहे हैं। नैतिकता का भारतीय जनता पार्टी से, व्यास साहब आप बुरा मत मनाना, आपको निजी तौर पर मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। नैतिक तौर पर कितना इनका, नैतिक तौर पर इनका कितना पतन हुआ है। सीआईडी 18 बार नहीं 1800 बार दे देगी तो भी ये ज्ञानेश गुप्ता को बचाया जाएगा। उनको तो कवर पहले ही दे दिया गया, कर्ण को कवच पहले ही दे दिया गया। हालांकि वो अनैतिक पुत्र था, नैतिकता में इसमें नहीं जाना चाहता, परंतु आप ये ना सोचें सृष्टि उसके कवच लेना जानती है। जब एक आदमी ये कह देता है कि भाई आपके लोकल जो है कर्नाटका के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको तो प्रोटेक्टेड नहीं किया गया, आप उनके खिलाफ एफआईआर कर दो, तो जो केंद्रीय सरकार के अलावा जो राज्य सरकारें होती है उनकी भी अपनी एक सीमाएं होती हैं, उनकी भी एक नैतिकता होती है। और यह देखा जाता है कि इसको अगर हम पुट इन कोर्ट कर देंगे तो यह केस कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। एक 12 या 14 रुपए के लिए एक आदमी 45 साल केस लड़ता है कि उसने भ्रष्टाचार नहीं किया था। और ये भी मानते हैं हमारे चंद्रचूड़ साहब कि साहब 34 सारे मजिस्ट्रेट हैं और 70,000 केस हर साल में दर्ज हो जाते हैं। तो मेरा मानना यह है बीजेपी से ये उम्मीद करना कि वह मुद्दों को पीछे नहीं धकेलेगी प्रशांत किशोर को आगे करके। प्रशांत किशोर दरअसल है कौन? वो पेड वर्कर ही है सर, उसकी एजेंसी थी, उसको काम धंधा मिलता था। और अभी भी 200 करोड़ रुपया उसको पेड किसने किया? पिछले साल मैंने आपको बताया था जब अधिवेशन हुआ यहां पर मंडपम में 18,000 करोड़ रुपया बीजेपी के पास नंबर 2 का कैश पड़ा हुआ था। और आज मैं डिक्लेरेशन कर रहा हूं आपके चैनल पर बैठकर, आज बीजेपी के पास 60,000 करोड़ रुपया है और 730 दफ्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस उनके पास है। बिहार में कितने दफ्तर हैं आपके पास? और आपका एक सदाकत आश्रम आप संभाल नहीं पाते, उस पर पत्थरबाजी हो जाती है, कारें तोड़ दी जाती हैं, लोगों को चोट लगती है। बर्दाश्त नहीं कर पाते ये कि अगर कोई एक स्टेटमेंट भी राहुल गांधी की चल जाए, इसलिए निजी आक्षेप लगाए जाते हैं, उनका चरित्र हनन किया जाता है। यह बीजेपी का आज का फार्मूला नहीं है। जब मैं 20 साल का था तब भी यही हाल था, आज भी यही हाल है। पहली बात। अब आप इसको उससे जोड़ें कमीशन, उससे आयोग से। सर चुनाव आयोग में एकमात्र शेषन साहब थे जिनको कोई कवच नहीं चाहिए था, परंतु हर व्यक्ति को यहां पर आने के बाद कवच चाहिए। ये किनकी दया पात्र से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं? और मैंने तो आपको पहले भी कहा है कि जो पहले राजीव कुमार थे वो व्यक्ति था जैसे कोई घर में आटा पिसाने वाला नौकर होता है,
उस तरह से काम किया था उन्होंने। और क्या इनसे आप अच्छे की, नैतिकता की, ट्रांसपेरेंसी की आप उम्मीद कर सकते हैं क्या? जो व्यक्ति, आपको याद होगा हरियाणा में एक एमएलए ने 4 सीटों के लिए या शायद कुछ 1.5 लाख रुपए जमा कराया था, तो उसको फॉर्मेट कर दिया गया था। और फिर अभी कह दिया गया कि साहब अंदर की तो रिपोर्टिंग नहीं दे सकते, अंदर की वो सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते। तो मेरा मानना यह है कि ये सरकार, जी मैं कर रहा हूं, ये सरकार सिवाय छिपाने के ये बताती कुछ नहीं है। छिपाती तो सब कुछ है। ये वही सरकार है जो जीएसटी के फायदे बता रही थी, जो डॉलर का, रुपए का मूल्यन होने पर उसके फायदे बता रही थी। ये वो सरकार है, ये वो मोदी साहब हैं जो प्रत्यक्ष में तो ये कहते हैं कि मैं भीख मांगा करता था, मेरी मां बर्तन मांजती थी, और एक तरफ क्लेम करते हैं कि मैंने यूएसए के 28 स्टेट घूम रखे हैं। और ये भी तुर रहा उस पे कि कल रात को भी ट्रंप ने मुंह पर झन्नाटेदार, प्रधानमंत्री है तो मुझे कोई परवाह नहीं, झन्नाटेदार थप्पड़ मारा है उसके मोदी के मुंह पर कि मैंने कराया ये सब कुछ। सर इनको बेशर्म आदमी है, इनको कोई लाज नहीं आती। इनको ट्रेनिंग ही ऐसी है कि बेशर्मी करो, निर्लज्जता करो, नंगा नाच करो। इसीलिए इनको ये सब कुछ मिल भी गया है, क्योंकि नंगों से पीछा जल्दी आदमी छुड़ाता है। जो सहज तौर पर कपड़े पहना हुआ होता है वो उससे पीछा छुड़ाना आसान होता है। अब बात यह आती है कि क्या इनसे उम्मीद करेंगे आप? तो मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। एक डिक्लेरेशन मैंने और आपके चैनल पर की थी कि ये अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाएंगे जब तक बिहार का इलेक्शन नहीं होगा। तो आज आपको इस बात का भी जवाब मिल रहा है। मेरा मानना यह है कि इनसे चाल, चरित्र, चेहरा, पार्टी विद डिफरेंस, ये सब कोरी बकवास है, इसके अलावा कुछ नहीं है।